सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, NIOS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ कुमार मिश्र आज आपके साथ बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, कक्षा शिक्षण एक समूह की मान्यता पर आधारित होता है। कक्षा का विभाजन भी आयु और उपलब्धि स्तर के आधार पर किया जाता है। हम मानकर चलते हैं कि आयु विशेष के विद्यार्थी में कक्षा विशेष में सीखने की तैयारी लगभग समान होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर शिक्षण, आकलन, पाठ्यचर्या आदि का निर्धारण किया जाता है। आप तो स्वयं सेवारत शिक्षक हैं। आपने अपनी कक्षा में अवलोकन किया होगा कि कक्षा में सभी विद्यार्थी एक स्तर के नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थी पाठ को सीखने में कम समय लेते हैं, कुछ पाठ को सीखने में अधिक समय लेते हैं। उनके अधिगम स्तर और अधिगम गति में भिन्नता होती है। अर्थात आपकी कक्षा के विद्यार्थी एक से अधिक स्तरों के होते हैं। इन स्तरों के आधार अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता, अधिगम क्षमता, रुचि और अभिप्रेरणा के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। अधिगम शैली के आधार पर वे अलग अलग स्तर के हो सकते हैं। सांस्कृतिक अपेक्षाएं भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो विद्यार्थियों के स्तर निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। अब हमने यह जान लिया कि कक्षा समूह होने के बजाय एक बहुस्तरीय समूह होता है और कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवेश जन्य कारण उसमें योगदान देते हैं जो कक्षा को बहुस्तरीय बनाते हैं। कई बार हम बहुस्तरीय कक्षाओं और बहुवर्गीय कक्षाओं की अवधारणा में फर्क नहीं कर पाते। वस्तुतः बहुस्तरीय कक्षा एक व्यापक पद, व्यापक परिकल्पना है। इसके अंतर्गत बहुवर्गीय कक्षा भी आती है। अगर ऐसे कहें कि बहुवर्गीय कक्षा एक विशेष प्रकार की बहुस्तरीय कक्षा होती है जिसमें एक से अधिक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों की परिपक्वता में अंतर, नैदानिक और त्वरक शिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इस अंतर को समझा जा सकता है। इसी तरह बहुस्तरीय कक्षाओं का स्वरूप एक कक्षा की स्थिति में भी स्थापित होता है। एक ही कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम शैली में भिन्नता होती है, भाषिक दक्षता में भिन्नता होती है, अभिप्रेरणा स्तर में भिन्नता होती है, विद्यालयी ज्ञान में भिन्नता होती है। इन स्थितियों के कारण कोई भी कक्षा, चाहे वह बहुवर्गीय कक्षा हो चाहे एकल, बहुस्तरीय कक्षा के रूप में होती है। एक अध्यापक के रूप में सभी विद्यार्थियों को सीखने की संभावना में संलग्न करना, उनकी क्षमता को सार्थक करना, साकार करना आपका दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन आप उनकी योग्यता, उनके स्तर के सापेक्ष करें तो ही यह सार्थक होगा। इसलिए बहुस्तरीय कक्षा के संदर्भ में एक शिक्षक को जानना आवश्यक है। आइए बात करते हैं बहुस्तरीय कक्षा के मुद्दे और चुनौतियों की। किस प्रकार औसत स्तर के विद्यार्थियों के साथ साथ औसत से ऊपर और नीचे के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसे ध्यान रखते हुए आप अपने कक्षा की अलग अलग स्थितियों के बारे में कल्पना कीजिए। आप पाएंगे कि बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षकों को संसाधन की समस्या का सामना करना पड़ता है कि वे किन संसाधनों का प्रयोग क्रियाकलाप के आयोजन में करें। वे संसाधन क्या विद्यालय द्वारा सुगम कराए जा रहे हैं या उसका दायित्व शिक्षक के ऊपर स्वयं है? क्या वे साधन विद्यार्थी के परिवेश में हैं या वे किन सीमाओं के अंतर्गत उनका उसे प्रयोग करना है? इसी तरह शिक्षक को उन विधियों की समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे वह बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण कर सकता है। प्रायः सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में हम एक ऐसी कक्षा को पढ़ाने के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करते हैं जो समूह होती है, लेकिन सेवारत शिक्षकों को इन विधियों के संदर्भ में सजग रहना आवश्यक है। कक्षा का समूहीकरण यह एक अन्य पक्ष है जिसको बहुस्तरीय कक्षा के सम्मुख आता है। यदि आप कक्षा को समरूप समूह मान रहे हैं तो आपको उसकी विविधता को संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने कक्षा को बहुस्तरीय मान लिया तो आप किस आधार पर उसे अलग अलग समूहों में रखेंगे, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और यदि इस संदर्भ में हमें जागरूक नहीं किया गया या तकनीकी दक्षता नहीं है तो शायद हम कक्षा का समूहीकरण ठीक ढंग से न कर पाएं। बहुस्तरीय कक्षा के शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह है कि यह तैयारी के लिए अपेक्षाकृत अधिक और अतिरिक्त समय की
मांग करती है। कक्षा के पूर्व तैयारी, कक्षा के बाद मनन, कक्षा में लगातार सक्रियता के बने रहने की मांग अन्य पक्ष हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बहुस्तरीय कक्षाओं का प्रबंधन जटिल होता है। एक प्रमुख समस्या तो यह है कि पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री इस उद्देश्य से तैयार नहीं की जाती है। जो भी सामग्री आपको उपलब्ध है वह कक्षा के औसत विद्यार्थियों के नजरियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अब यह आपका दायित्व हो जाता है कि सामग्री को आप औसत से ऊपर और औसत के नीचे के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार अनुकूलित करेंगे। जब मैं यहाँ औसत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरा आशय केवल उनके अकादमिक उपलब्धि स्तर से नहीं है, बल्कि कक्षा को जिस भी आधार पर आप स्तर में विभाजित कर रहे हैं वहाँ पर जो चर आपने चुना है उसके औसत से यहाँ पर मैं अर्थ ग्रहण कर रहा हूँ। यदि अब आपको बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण करना है तो सर्वप्रथम आपको विद्यार्थियों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा कि कक्षा स्तर के अनुरूप विद्यार्थी कितना तैयार है, कौन से उसके मजबूत पक्ष हैं, कौन से कमजोर पक्ष हैं। और इन सवालों पर विचार करते हुए आप विद्यार्थी के संज्ञानात्मक पक्ष जैसे विषय में उपलब्धि के स्तर के साथ साथ सामवेगिक विशेषता जैसे समूह में घुलना मिलना, अकेले रहना, तनाव झेलना और सांस्कृतिक विशेषता जैसे भाषा आदि को भी संज्ञान में लें। इसके आधार पर ही आप अपनी कक्षा को बहुस्तरीय बना सकते हैं, पाठचर्या को बहुस्तरीय शिक्षण के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण करते समय दो आधारभूत तथ्यों का ध्यान रखें। इस तरह की कक्षा में सभी बच्चों को अपनी गति के अनुसार सीखने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं स्वयं की इच्छा अनुसार समूह में सहभागिता हेतु अनुमति हो। बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए। अब आप इस आवश्यकता को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए पूर्व के विद्यालय रिकॉर्ड आप उपयोग में ले आ सकते हैं। साथ ही शिक्षकों से उसके अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं। जब यह आंकड़े आप एकत्रित कर रहे हैं तो केवल नकारात्मक पक्षों के बारे में न जानें, बल्कि विद्यार्थी के लिए एक तुलन पत्र बनाएं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों का यथासंभव उल्लेख किया हो और आप इस बात का आकलन कर सकें कि आप द्वारा उस विद्यार्थी के अधिगम में किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। कई बार बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण के लिए आप निदानात्मक परीक्षण और प्रतिभा परीक्षण का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण के दौरान आपको पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना होता है। पाठ्यचर्या के अनुकूलन का अर्थ यह है कि अलग अलग दक्षता समूहों के लिए किस प्रकार से आप अधिगम क्रियाकलापों का नियोजन करेंगे। चूंकि कक्षा एक है, एक समसमूह की मान्यता पर आधारित है, यह संदेश विद्यार्थियों ने ग्रहण कर रखा है, इसलिए आपको पूरी कक्षा को एक साथ लेकर पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कक्षा शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के अनुरूप समूह निर्मित किए हैं, उसी के अनुरूप उन्हें कक्षा कार्य और गृह कार्य देना चाहिए। यहाँ आशय यह है कि जब आपने पूरी कक्षा को साथ लेकर पाठ प्रारंभ किया तो विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि सभी विद्यार्थी एक समान अवसर के भागीदार हैं, किसी की भी अधिगम आवश्यकता, रुचि आदि की उपेक्षा नहीं की जा रही है और न ही किसी को अति महत्व दिया जा रहा है। इसके बाद आपके पास दो उपकरण हैं, कक्षा कार्य और गृह कार्य। इन उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से उन क्रियाकलापों को कक्षा में स्थान दीजिए जो अलग अलग समूह के लिए अनुकूलित हैं, महत्वपूर्ण है। अर्थात आपने विद्यार्थी पर किसी बाह्य पहचान का आरोपण किए, पढ़ने में तेज होने या कमजोर होने का आरोपण किए बिना आपने उसके लिए एक सार्थक अधिगम माहौल तैयार कर दिया। जब आप विद्यार्थियों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो उनकी प्रगति का विस्तृत ब्यौरा भी रखना चाहिए। यह विस्तृत ब्यौरा बताएगा कि किस उद्देश्य को लेकर आपने कक्षा का समूहीकरण किया, उस उद्देश्य को पाने के लिए कौन सी गतिविधियां की गईं, उन गतिविधियों पर विद्यार्थी का प्रदर्शन कैसा रहा और उसके लिए अगला स्तर क्या होगा। इसके लिए कई बार हम प्रत्येक उपलब्धि स्तर या अधिगम दक्षता स्तर को माइलस्टोन की संज्ञा देते हैं और इसके सापेक्ष विद्यार्थी की प्रगति की जांच करते हैं। विद्यार्थी के संदर्भ में जो भी उसकी प्रगति हो रही है उसकी सूचना अभिभावकों को देना चाहिए।
अभिभावकों को सूचना देने का लाभ यह होता है कि उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट होती है और वे अपेक्षित सहयोग के लिए भी कई बार आगे आने को तैयार होते हैं। यह प्रयास करने से बहुस्तरीय कक्षा में आपने जो अधिगम उद्देश्य प्रस्तावित किए थे उनका विस्तार विद्यालयतर परिवेश में भी होता है और वहां से भी आपको सहयोग प्राप्त होता है। बहुस्तरीय शिक्षण के संदर्भ में अभी मैंने जिन शिक्षण युक्तियों या उपायों की चर्चा की उसी सब के संदर्भ में एक ऋषि वैली अप्रोच भी है। ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज आंध्र प्रदेश ने 1993 में इस नवाचार कार्यक्रम का विकास किया था। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों तरह के अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंगतता अर्जित करने हेतु योग्य बनाया जाता है। इसी उद्देश्य से क्रियाकलाप डिजाइन किए जाते हैं। आइए इस अप्रोच के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अप्रोच के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में अधिगम दक्षताओं की सूची तैयार करते हैं। गहन विश्लेषण के बाद प्रत्येक अधिगम दक्षता को सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमानुसार प्रत्येक व्यक्तिगत दक्षता को आप एक माइलस्टोन समझ सकते हैं। जब आपने विद्यार्थी के दक्षता के अलग अलग स्तर निर्धारित कर लिए तो अब आप उसको उन दक्षताओं की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह मार्गदर्शन कई रूपों में हो सकता है। आप उसे प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे यदि हिंदी वाचन में उच्चारण की त्रुटि हो रही है तो आप उसके सम्मुख सही उच्चारण शुद्ध उच्चारण करके उसकी पुनरावृत्ति करवा सकते हैं। आंशिक प्रतिभागिता कर सकते हैं, जैसे रंगोली बनाने के दौरान वह किसी कोण के माप का अभ्यास कर रहा है तो आप वहां उस कोण को बनाने में मदद कर सकते हैं। कई बार हम उम्र साथियों के साथ मिश्रित समूह बनाकर उसे स्वतंत्र निष्पादन का दायित्व भी सौंप सकते हैं। आपके द्वारा किए गए इन उपायों से वह विद्यार्थी क्रमशः एक एक माइलस्टोन को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक आगे बढ़ना दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला, यह एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात विद्यार्थी नित्य नए विषय के अधिगम द्वारा दक्षता के स्तर को बढ़ाता है, अपने प्रदर्शन के स्तर को सुधारता है। दूसरा, यह सतत क्रम उसे एक ऊंचाई की ओर भी ले जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये अधिगम दक्षताएं सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया और आप अगले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए संलग्न हो रहे हैं, अर्थात आपके विकास का क्रम सतत है, अधिगम का क्रम सतत है। लेकिन दूसरा वाला माइलस्टोन पहले वाले माइलस्टोन से अधिक कठिन स्तर या अधिक ऊंचे स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो आप इस सतत क्रम में ऊपर की ओर भी बढ़ रहे हैं, अर्थात आपकी प्रगति भी हो रही है और वह प्रगति सतत है। इस दृष्टि से यह अप्रोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, मैंने आपसे बात की कि बहुस्तरीय कक्षा क्या है, उस कक्षा की संकल्पनागत विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण की चुनौतियां क्या हैं और इस संदर्भ में ऋषि वैली अप्रोच क्या है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है बहुस्तरीय कक्षा में समूहीकरण। कई बार आप एक जैसी योग्यता और दक्षता वाले समूह का निर्माण करके कार्य कर सकते हैं, कई बार मिश्रित दक्षता वाले समूह का। लेकिन शोध कार्यों में ऐसा पाया गया है कि विषमांग समूहन श्रेष्ठ होता है। इसका एक लाभ यह होता है कि जब एक अधिक दक्ष व्यक्ति के साथ कम दक्ष व्यक्ति कार्य करता है तो उसके अनुकरण द्वारा, सहयोग द्वारा उसकी दक्षता में भी परिष्करण होता है और वह आगे बढ़ता है। मैं यहाँ इस बात पर बल देना चाह रहा हूँ कि बहुस्तरीय शिक्षण को आप एक समस्या के रूप में परिकल्पित ना करें, बल्कि नवाचार के एक आनंद के रूप में परिकल्पित करें। कितना स्वाभाविक रस होगा आपकी कक्षा में जब आप कक्षा के विद्यार्थियों की विविधता को संज्ञान में लेते हुए उन्हें अलग अलग स्तरों में रखेंगे, उनके अनुरूप पाठ्यचर्या का अनुकूलन करेंगे। कभी सम समूह बनाएंगे, कभी विषमांग समूह बनाएंगे, कभी आप उन्हें प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करेंगे, कभी साथियों के माध्यम से सहयोग प्रदान करेंगे, कभी स्वतंत्र दायित्व का कार्य सौंपेंगे। और जब आप इस तरह का शिक्षण अपनी कक्षा में करेंगे तो विद्यार्थी अपने न्यूनतम स्तर से अधिकतम स्तर की ओर सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। प्रथम दृष्टया देखने पर यह विधि समय, शक्ति और संसाधन की दृष्टि से दबाव पैदा करती है, लेकिन कुशल नियोजन और प्रबंधन से पाठ्यचर्या और अधिगम अनुभवों को
आप समृद्ध कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक नवाचार आधारित अभिप्रेरित शिक्षक के रूप में आपकी पहचान को निर्मित करने के लिए, आपके दायित्व के निर्वहन के लिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको अपनी कक्षा में प्रयोग के तौर पर अपनाना चाहिए। आशा है कि आप इस चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे और अपनी कक्षाओं में यहाँ पर बताई गई युक्तियों को अपनाकर आप बहुस्तरीय शिक्षण के लिए प्रयास करेंगे।